हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाला है यूपीपीसीएल टी 2021 का प्रीवियस पेपर। और ये दोस्तों 24 मार्च 2021 का शिफ्ट 1 का पेपर है। तो आप लोग वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं, 20 तारीख 19 तारीख वाला प्रीवियस पेपर का, तो प्लेलिस्ट इसका अलग से बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा तो यूपीपीसीएल टी 2021 प्रीवियस पेपर नाम से जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोगों को सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंचे। और दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट का कमेंट है कि सर न्यूमेरिकल बताइए। तो मैं न्यूमेरिकल जो है एग्जाम से पहले जितना न्यूमेरिकल है मैं सभी कराऊंगा। तो आप लोग उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है ना। जितना न्यूमेरिकल है मैं सभी कराऊंगा, ठीक है। और इजी ट्रिक से मैं कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो बुक में दिया हुआ है सर उसके हिसाब से करा दूंगा। एकदम बेसिकली इजी तरीका से जो आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए उस हिसाब से कराएंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयोग सामग्री कौन सा है। कौन सा चुंबक, तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, अस्थाई चुंबक, एक अस्थाई चुंबक और एक अस्थाई होता है, ठीक है ना। एक अस्थाई होता है, तो दोनों पे बात कर लेते हैं। तो अस्थाई चुंबक बनाने के लिए तो सबसे अच्छा अगर पदार्थ की बात किया जाए तो निकेल का भी प्रयोग करते हैं, कोबाल्ट का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो कार्बन इस्पात जो है यानी कि सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। कार्बन इस्पात जो है दोस्तों यानी कि सबसे बेस्ट है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। अब रही बात ये तो अस्थाई चुंबक का यानी कि गुण था, ठीक है। और अगर अस्थाई अगर पूछता दोस्तों तो अस्थाई जो होता है उसे यानी कि विद्युत चुंबक भी कहते हैं, ठीक है। तो विद्युत चुंबक जो बनाया जाता है दोस्तों नरम लोहा से बनता है, ठीक है। यानी कि नरम लोहा से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है, तो नरम लोहा से बनाया जाता है, ठीक है। यानी कि नरम लोहा जो होता है उससे यानी कि बनाया जाता है कौन सा चुंबक, तो विद्युत चुंबक। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी प्रत्यावर्तित यानी कि अल्टरनेटर को उत्तेजित करने वाला एक्साइटर होता है, ठीक है। तो उत्तेजित जो करता है दोस्तों एक्साइटर को डीसी शंट जनरेटर करता है। कौन करता है, तो डीसी शंट जनरेटर करता है। ये ध्यान में रखिएगा, डीसी शंट जनरेटर के द्वारा यानी कि एक्साइट किया जाता है। ऑप्शन 3 में दिया हुआ है शंट जनरेटर। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका यानी कि 3 सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तारों में विद्युतरोधी प्रतिरोध को मापने में प्रयुक्त उपकरण डैश है, ठीक है। तो तार में जो दोस्तों यानी कि विद्युतरोधी पदार्थ को जो मापते हैं, ठीक है, वो मेगर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। किसके द्वारा मापते हैं, मेगर के द्वारा मापते हैं, ठीक है। ऑप्शन किस में दिया है, मेगर पर, तो मेगर जो दिया हुआ है वो ऑप्शन ए में दिया है, जो कि राइट आंसर इसका एक सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न यह है, किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। किसका पूछ रहा है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा है, ना कि प्रोटॉन का पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो -1.6 उसके बाद 0.2 गुने 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये किसका है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का है। प्रोटॉन पे भी बात कर ले तो प्रोटॉन का जो होता है 1.602 और गुना में 10 के पावर यानी कि -19 कूलम होता है। सिर्फ यहाँ वाला जो वैल्यू होता है यहाँ पे यानी कि जो पॉजिटिव नेगेटिव दिया हुआ है यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव साइन को तो कभी दर्शाते नहीं है ना। इसलिए यहाँ जो होता है दोस्तों सिर्फ इतना ही अंतर होता है एक साइन का, नेगेटिव और पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का पूछ रहा था, तो इलेक्ट्रॉन वाला जो दिया हुआ है ऑप्शन 3 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 3 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न दिया है, दो ट्रांसफार्मरों की तुल्यकालिता के लिए निम्न में से कौन सी प्रमुख शर्तें हैं, ठीक है। यानी कि तुल्यकालिता के लिए तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि गति और भार बराबर होना चाहिए, ठीक है। बी में कह रहा है कि गति और उत्तेजना वोल्टेज समान होनी चाहिए। सी में कह रहा है कि आवृत्ति वोल्टेज फेज अनुक्रम। तो सबसे पहले देखिए, अगर इस प्रकार का प्रश्न हो ना, चाहे मोटर का हो या जनरेटर का हो या ट्रांसफार्मर का हो, अगर कहे कि यानी कि जो प्रमुख शर्त है तुल्यकालिकता के लिए, ठीक है, तुल्यकालन के लिए, तो फेज अनुक्रम वाला को जरूर ढूंढिएगा। अगर फेज अनुक्रम वाला मिल रहा है तो फिर ऑप्शन पढ़िएगा। और यानी कि लगभग 90%, ठीक है, 90% जो आंसर रहता है फेज अनुक्रम जो जिसका यानी कि समान रहता है, आवृत्ति तो रहता है, ये वोल्टेज भी रहता है, लेकिन जो ऑप्शन में फेज अनुक्रम दिया है वो लगभग 90% जो है क्वेश्चन से सही होता है, ठीक है ना। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, अगर नहीं दिमाग वहाँ पे काम करे तो। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आवृत्ति समान होना चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए और फेज अनुक्रम भी समान होना चाहिए। ये शर्त यानी कि तुल्यकालन का है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका यानी कि 3 नंबर सही हो जाएगा। कहने का मतलब यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है, सतह पर वाहक नाली वाली वायरिंग के मामले में दो सैंडलों के बीच की अधिकतम दूरी डैश से कम नहीं होना चाहिए। तो कितना से, किस में कह रहा है दोस्तों, तो वायरिंग वाला में कह रहा है ना। और वायरिंग में दोस्तों यानी कि दो सैंडलों के बीच के जो दूरी होता है दोस्तों वो 30 से लेकर के और 60 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, अगर 30 नहीं दिया हुआ है तो 60। वैसे एक्चुअली जो है अगर देखा जाए बहुत सारा प्रश्न में जो है 60 ही लिया गया है। ठीक है ना, तो अगर 30 भी रहे तो ज़्यादा कोशिश कीजिएगा वहाँ 60 ही मारने का। ठीक है ना, तो राइट आंसर 60 जो दिया हुआ है ऑप्शन 2 में दिया है, यानी कि कहने का मतलब बी में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा, यानी कि 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में कि डीसी जनरेटर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा, तो डीसी जनरेटर। और दोस्तों डीसी जनरेटर जो कार्य करता है फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे वर्क करता है। ठीक है, फैराडे फैराडे लॉ ऑफ, ठीक है, यानी कि फैराडे के जो लॉ होता है दोस्तों, यानी कि फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है उसके नियम पे वर्क करते हैं, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। लेंज का नियम का जो फॉर्मूला होता है -n/d∅/dt होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। जो खुद अपने उत्पन्न करता है यानी कि अपने पैर पर अपने कुल्हाड़ी मारने वाला जो ऑप्शन है इसमें यानी कि फिट होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न आज का दिया, निम्न में से कौन सबसे कुशल और बड़ी उपयोगी अवमंदक प्रणाली है। ठीक है, तो देखिए अगर ये ऐसा प्रश्न पूछे तो सबसे बेटर है ना, सबसे, ठीक है, सबसे अच्छा यानी कि अवमंदक जो प्रणाली है, ठीक है, अवमंदक प्रणाली जो है, ठीक है, सबसे अच्छा जो अवमंदक प्रणाली है वो भंवर धारा है। ठीक है ना, कौन सा है, भंवर भंवर धारा अवमंदक प्रणाली सबसे बेस्ट डैम्पिंग है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है 4 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि प्रकाश व्यवस्था उपकरणों वाले टर्मिनल बनाने के लिए के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, स्विच सॉकेट आदि के लिए। तो स्विच सॉकेट आदि के लिए दोस्तों जो सामग्री प्रयोग किया जाता है पित्तल का प्रयोग करते हैं मेनली। तो ठीक है, ज़्यादातर जो है पित्तल का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए भाई, तो स्विच सॉकेट के लिए, प्रकाश व्यवस्था उपकरण के टर्मिनल के लिए। जो टर्मिनल होता है दोस्तों आप लोग देखिएगा स्विच में या सॉकेट में पित्तल का हल्का पीला टाइप का होता है, पीला टाइप का होता है, पीला यानी कि गोल्डन कलर का जो होता है उस टाइप का होता है। ठीक है ना, तो इसमें यानी कि जो दिया हुआ है पित्तल 1 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 1 सही हो जाएगा। अगर चालकता की बात किया जाए चांदी का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से तो सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा चालकता इसी का होता है। उसके बाद जो होता है दोस्तों कॉपर का होता है, उसके बाद यानी कि एल्युमिनियम का होता है ना। इस प्रकार से इसका क्रम है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है कि एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब, है ना, दक्षता कब अधिकतम होगा, जब हानि जो होगा दोस्तों, जो लॉसेस है, ठीक है, यानी कि जो लॉसेस है, ठीक है, अगर लॉसेस कम होगा, ठीक है, अगर लॉसेस कम होगा दोस्तों तो हानि अपने आप क्या हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। अगर लॉसेस कम हो तो हानि जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन यानी कि 4 में दिया हुआ है, परिवर्तित हानि स्थिर हानि के बराबर हो। ठीक है, यानी कि दोनों हानि अगर बराबर हो फिर भी कम हो जाएगा, अगर लॉसेस कम हो फिर भी दो क्या होने वाला है, यानी कि दक्षता जो होगा वहाँ पे यानी कि बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है यानी कि परिवर्तन हानि और स्थिर हानि दोनों बराबर हो फिर भी, या दक्ष या यानी कि हानि जो कम हो जाएगा तो दक्षता क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो राइट आंसर इसका यानी कि 4 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न इसका दिया हुआ है, किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच डैश से जुड़ा होता है ना। कौन सा स्विच, तो टैपिंग स्विच। और यानी कि टैपिंग स्विच जो जुड़ा होता है वो किससे जुड़ा होता है, तो टैपिंग स्विच हमेशा सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है, ये ध्यान में रखिएगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से जुड़ा होता है। ऑप्शन किस में दिया है, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है। किस में दिया है भाई, तो ऑप्शन 1 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न दिया है कि किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम, ठीक है, तो आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ प्रतिरोध के 200 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। ठीक है, 200 वोल्ट दिया हुआ है। उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करना है, आई निकालना है। तो आई बराबर फार्मूला क्या होता है, आई बराबर जो फार्मूला होता है V बट्टा आर होता है। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना दिया है, 200 दिया हुआ है। आर का वैल्यू कितना दिया है, तो 50 दिया हुआ है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 4 पंचे कितना हो रहा है, यानी कि 20 हो रहा है। और यानी कि 4 एम्पियर आएगा इसका राइट आंसर। क्या आएगा भाई,
4 एम्पियर आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका एक सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चंस में कह रहा है किसी एसी सर्किट में प्रतिक्रियाशील शक्ति जिसको रिएक्टिव पावर डैश के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले यानी कि पावर 3 प्रकार का होता है। एक एक्टिव पावर होता है, ठीक है, एक एक्टिव पावर होता है, ठीक है, एक रिएक्टिव पावर होता है, एक्टिव पावर, एक रिएक्टिव पावर, एक एफरेंट पावर होता है। कौन सा पावर होता है? एफरेंट पावर होता है, ठीक है, एफरेंट पावर होता है। तो एक्टिव पावर का भी फॉर्मूला जान लेते हैं, किससे दर्शाते हैं। तो एक्टिव पावर को हमेशा दोस्तों वी आई कॉस, ठीक है, वी आई कॉस फाई, और रिएक्टिव पावर को वी आई साइन से, वी आई साइन फाई से दर्शाते हैं, और इसको यानी कि वी ए या आई ए से दर्शाते हैं। ठीक है, आई ए से दर्शाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इससे क्वेश्चन इस तीनों से जो है बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। इसमें भी पूछा है कि रिएक्टिव पावर जो होता है दोस्तों उसको किससे हम दर्शाते हैं। ठीक है ना, यानी कि रिएक्टिव पावर को जो दर्शाया जाता है वी आई साइन फाई या साइन थीटा का। ये जैसे आपको याद रहता है वैसे याद आप लोग रखिएगा। ठीक है ना, तो 4 में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किलोवाट आवर मीटर एनर्जी मीटर EJN। ठीक है, तो एनर्जी मीटर जो है किस प्रकार का यंत्र है। तो देखिए एनर्जी मीटर की अगर बात किया जाए तो एनर्जी मीटर दोस्तों इंटीग्रेटिंग टाइप का है। क्या है? इंटीग्रेटिंग टाइप का है। कौन सा? तो एनर्जी मीटर किस प्रकार का यंत्र है? तो इंटीग्रेटिंग टाइप का है। और वहीं पे अगर बात किया जाए वोल्ट मीटर, ठीक है, या एमीटर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो ये दोनों दोस्तों किस प्रकार का है? तो इंडिकेटिंग टाइप का है। क्या है? इंडिकेटिंग टाइप का है। इंटीग्रेटिंग और इंडिकेटिंग में दोनों में अंतर है। और एक जो आता है रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो ये पावर फैक्टर में पावर मेजर वगैरह जो है ये पावर को यानी कि क्या करता है, वो इकट्ठा करता है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंटीग्रेटिंग टाइप, वो सी में दिया है, यानी कि 3 में दिया है। करेक्ट आंसर इसका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आज का दिया है ड्रम स्विच का उपयोग डैश में किया जाता है। कौन सा स्विच? तो ड्रम स्विच है ना। और ड्रम स्विच का जो मेनली दोस्तों यानी कि प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, ड्रम स्विच का जो प्रयोग किया जाता है वो सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। किसमें? सजावटी, है ना, प्रकाश, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। ठीक है, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं, ना कि सीढ़ी नुमा वायरिंग में किया जाता है। ठीक है ना, बगीचे में करते हैं, ना सड़क के प्रकाश में करते हैं, ना सीढ़ी पर प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। सजावटी प्रकाश व्यवस्था में ड्रम स्विच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, राइट आंसर जो होगा इसका 4 सही हो जाएगा, क्योंकि 4 में जो दिया हुआ है ड्रम स्विच यानी कि सजावटी प्रकाश व्यवस्था दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया है किसी ट्रांसफार्मर में श्वसकों, ठीक है, श्वसनकों विद्रोह का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो देखिए दोस्तों यानी कि मेनली जो प्रयोग किया जाता है विद्रोह का, ठीक है, यानी कि जो एयर में नमी होता है, यानी कि हवा में जो नमी होता है उसको सोखने के लिए, उसको क्या करने के लिए? तो सोखने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि। और ब्रीदर में दोस्तों यानी कि सिलिका जेल भरा होता है। क्या भरा होता है? सिलिका जेल भरा होता है। ठीक है, अगर सूखा है ना, अगर सूखा है तो क्या कैसे दिखाई देगा? अगर नमी है, ठीक है, अगर भीगा हुआ है तो कैसे दिखाई देगा? अगर सूखा है दोस्तों तो नीला दिखाई देगा। ठीक है, अगर भीगा हुआ है तो गुलाबी दिखाई देगा। ये भी ध्यान में रखिएगा। अगर ज़्यादा गुलाबी हो गया तो समझिए कि उसमें यानी कि हवा सूखने का गुण उसमें नहीं है ना। और कभी काल आपको गुलाबी के वजह पे यानी कि बैगनी भी रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। गुलाबी रहे फिर भी और बैगनी रहे फिर भी आंसर करना है। देखिए बैगनी अगर नया है तो सिलिका जेल का जो रंग होता है तो नया में जो है बैगनी ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे नमी सोख लेता है तो उसका जो कलर होता है गुलाबी हो जाता है। ठीक है, और सूखा अवस्था में तो हमेशा नीला रहता है। ठीक है, वर्क करने के पश्चात हम बोल रहा हूँ कि यानी कि गुलाबी और नीला में जो फर्क है ये इतना ही होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। और जो बच्चा न्यूमेरिकल के लिए कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ टेंशन मत लीजिए, न्यूमेरिकल भी होगा और न्यूमेरिकल भी बहुत बेटर से होगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोगों के लिए जाते जाते एक आवश्यक सूचना, वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। आप लोगों का ही सपोर्ट अगर मिलता रहे इसी प्रकार से तो मैं ज़रूर जो है आप लोगों के लिए सभी प्रकार का कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।